Hello kids, welcome to my channel. Today I am going to explain you the chapter Natural Phenomenon. All right, what I am going to explain you today about natural phenomenon. In natural phenomenon, I am going to explain you about the topic earthquake. All right, so let's start. Our planet is a peaceful place to live. But the force of nature can cause a lot of destruction. अब इसमें क्या एक्सप्लेन किया है कि हमारा जो प्लैनेट है, हम लोग किस प्लैनेट में रहते हैं? डू यू नो द नेम? हम लोग किस प्लैनेट में रहते हैं? डू यू नो द नेम ऑफ द प्लैनेट इन विच वी लिव? किस में हम लोग रहते हैं? अर्थ में। हमारे प्लैनेट का क्या नाम है? अर्थ है। तो अर्थ एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पीसफुल प्लैनेट है रहने के लिए। लेकिन क्या होता है, कभी कभी जो होते हैं उसमें नेचुरल वे में इस प्लैनेट में क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है नेचुरल, जिसको कि हम नेचुरल डिज़ास्टर्स भी बोलते हैं। जैसे कि अनवांटेड अर्थक्वेक्स आ जाता है, तो उससे भी देखिए कितना लॉस हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, फॉरेस्ट में आग लग जाती है, उससे भी कितना डिस्ट्रक्शन होता है, इज़न्ट इट? या बहुत तेज़ स्टॉर्म आता है, सुनामी, ऑल दीज आर कम अंडर नेचुरल फिनोमिनन, जो कि हमारे हाथ में नहीं है। ये नेचुरल तरीके से ये आता है, तो उस वजह से भी बहुत लॉस होता है प्लैनेट में। तो आज हम लोग उन्हीं नेचुरल फिनोमिनन के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन्स have no control over natural phenomenon such as volcanoes। अब जैसे volcanoes का इरप्शन होता है, तो ये सब हमारे हमारे कंट्रोल में नहीं है, ह्यूमन बीइंग के कंट्रोल में नहीं है। अर्थक्वेक्स भी नहीं है, टाइडल वेव्स, फ्लड्स एंड स्टॉर्म्स, ये सारी चीज़ें ह्यूमन बीइंग्स के कंट्रोल में नहीं है। ये अपने से आता है, नेचुरल फॉर्म में आता है। तो ये सारी चीज़ें क्या क्या आती हैं? वॉल्केनोज, अर्थक्वेक्स, टाइडल वेव, फ्लड्स एंड स्टॉर्म। इनकी वजह से बहुत सारा लॉस होता है प्लैनेट में। ओके, और बहुत सारे जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी लाइफ को भी जो है बहुत ही नुकसान होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद अर्थक्वेक. An earthquake is a sudden, violent shaking of the ground as a result of movements within the earth क्रस्ट। अब अर्थक्वेक क्या होता है? ये एकदम सडन अराइज होता है अर्थ के नीचे। वो धीरे धीरे जो है मतलब ग्राउंड जो होता है हमारा शेक करता है। फ्यू प्लेसेस में क्या होता है, स्लाइट मूवमेंट ऑफ अर्थक्वेक हम लोग फील भी कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी फील भी कर सकते हैं इस मूवमेंट को हम लोग। द अर्थ्स आउटर शेल, द लिथोस्फीयर, is not continuous and is made up of many irregular rigid segments called tectonic plates। अब जो अर्थ का जो आउटर शेल है वो किसका बना हुआ है? और टेक्टोनिक प्लेट्स का बना हुआ है। अर्थ का जो आउटर शेल है वो हमारा किससे बना हुआ है? टेक्टोनिक प्लेट्स, इरेगुलर रिजिड सेगमेंट्स कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स से वो बना हुआ है। When these plates slide against each other or collide, this results in an earthquake। अब यही जो टेक्टोनिक प्लेट जो होती है ना, अपनी प्लेस से अगर ये शिफ्ट हो जाती हैं, हल्का अगर ज़रा सा भी उसमें मूवमेंट होता है तो क्या होता है? अर्थक्वेक कॉज हो जाता है। मोस्ट earthquakes occur at depth of less than 80 kilometers from the surface of the earth। अब ज़्यादातर earthquake की जो पोजीशन है वो क्या होती है? हमारे अर्थ से 80 किलोमीटर नीचे की तरफ जो है वहाँ पे मोस्ट अर्थक्वेक्स पाए जाते, वहीं पर होता है ज़्यादातर। अर्थक्वेक कहाँ पर होता है? अर्थ के डेप्थ में अगर हम जाएंगे तो 80 किलोमीटर डेप्थ, 80 किलोमीटर नीचे वहाँ पे अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। ए फॉल्ट प्लेन इज अ सरफेस वेयर टू टेक्टोनिक प्लेट्स स्लाइड अगेंस्ट वन अनदर।
अब फॉल्ट प्लेन क्या होता है, और टेक्टोनिक प्लेट्स तो हमने पढ़ लिया, फॉल्ट प्लेन क्या होता है। अब जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ना, अब सपोज करिए एक ये टेक्टोनिक प्लेट है और एक ये टेक्टोनिक प्लेट है, और ये जो है ना ये फॉल्ट प्लेन है, ऑल राइट। अब ये टेक्टोनिक प्लेट है, ये टेक्टोनिक प्लेट है, ये हमारा फॉल्ट प्लेन है। अब यहाँ से स्लाइड हो गई, दैट मीन्स लेफ्ट वाली अगर लेफ्ट टेक्टोनिक प्लेट हल्की सी स्लाइड होके ऊपर आ गई तो क्या होता है, तो डिस्टेंस जो है वो क्या होता है, मतलब अलग अलग हो गई ना टेक्टोनिक प्लेट्स। ऐसी होनी चाहिए हमारी टेक्टोनिक प्लेट, लेकिन किसी वजह से, किसी रीज़न से टेक्टोनिक प्लेट की पोजीशन चेंज हो गई, यानी कि थोड़ी सी ये ऐसे शिफ्ट हो गई, या ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, तो जिस वजह से क्या होता है, हमारा अर्थक्वेक आ जाता है। अब यहाँ पे हम फिगर में भी हम देख सकते हैं, ये हमारी फॉल्ट प्लेन है और ये हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये क्या हुआ, टेक्टोनिक प्लेट शिफ्ट हो गई है, ये वाली टेक्टोनिक प्लेट्स आगे चली गई है, इससे ये आगे हो गई है, या हम बोल सकते हैं ये नीचे शिफ्ट हो गई है, ये हमारी टेक्टोनिक प्लेट है। तो ये पोजीशन हमारी चेंज हो गई। जब टेक्टोनिक प्लेट की पोजीशन चेंज हो जाती है तो क्या होता है, अर्थक्वेक आ जाता है। The hypocenter or focus is the location under where the earthquake originates. अब earthquake कहाँ पे originates करता है, originate होता है hypocenter, और focus is location underground where the earthquake originates. hypocenter place है, वहाँ पे हमारा ये earthquake originate होता है, वहाँ से start होता है बढ़ना. The epicenter is the location directly above the hypocenter on the surface of earth where the effect of the earthquake is most severely felt. अब यहाँ पे इपीसेंटर, अब इपीसेंटर क्या होता है, यहाँ पे अर्थक्वेक का जो है हम बोल सकते हैं मोशन जो है हमें इपीसेंटर में सबसे ज़्यादा होता है। इपीसेंटर, ये एक तरह से हम यहीं पे मतलब सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक को हम फील कर सकते हैं, इपीसेंटर में हम फील कर सकते हैं अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा जो है, जो इपीसेंटर में ही हम फील कर सकते हैं अर्थक्वेक को। इज़ द लोकेशन डायरेक्टली अबव द हाइपोसेंटर, और इपीसेंटर का कहाँ होता है, हाइपोसेंटर के एकदम ऊपर होता है, लोकेटेड होता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वेयर द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक मोस्ट सीवियरली, फिर जहाँ पे हम उसको महसूस कर सकते हैं इपीसेंटर में। इसलिए अगर आप लोग न्यूज़ वगैरह अगर कहीं देखेंगे तो जो सिटी जो बोलते हैं कि ये इपीसेंटर है ये सिटी, दैट मीन्स वहाँ पे अर्थक्वेक का जो अर्थक्वेक से ज़्यादा नुकसान उसी जगह में होता है जो जगह इपीसेंटर कहलाती है। द मैग्नीट्यूड of an earthquake is a measured value of size of the earthquake, that is it tell us how strong or weak the earthquake was. अब जो earthquake की जो मैग्नीट्यूड है, अगर आप लोग न्यूज़ कभी देखे हो तो उसमें आता है कि किसी सिटी में 4% कुछ वो रहता है, किसी में 7 है, अर्थक्वेक की का मैग्नीट्यूड 4 है, कहीं पे 7 है, कहीं पे 5 है, इज़न्ट इट, कहीं पे 2 है। तो उसी को हम बोलते हैं, वो एक स्केल होता है जिससे हमें पता चलता है कि अर्थक्वेक कहाँ पे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हुआ है। इट इज़ मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज सिस्मोग्राफ। अब जो है हम अर्थक्वेक को कैसे मेजर करते हैं, कितना मतलब कितना तेज़ या कितना कम आया, किस जगह पे कितना तेज़ आया, किस जगह पे कितना कम इफ़ेक्ट हुआ है अर्थक्वेक का, तो वो हम किस से मेजर करेंगे, सिस्मोग्राफ से हम उसको मेजर करते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ एन earthquake is a measure of the vibrations created by the earthquake. earthquake को हम कैसे मेज़र करते हैं, वाइब्रेशन से, अर्थक्वेक के वाइब्रेशन से हम उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी, उसका जो मेजरमेंट होता है वी कॉल इट इंटेंसिटी। द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज अ मेजर of the vibrations created by the earthquake.
The intensity of the earthquake will be the strongest at the epicenter and gradually weakens as we move away from it. अब जो इंटेंसिटी है earthquake की वो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? एपीसेंटर में। जैसे अभी मैंने बैक पेज में आपको बताया था, एपीसेंटर में जिस एपीसेंटर के आसपास की जो एरिया है वहाँ पे जो अर्थक्वेक का जो इंटेंसिटी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, यानी कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। और एपी सेंटर से जैसे जैसे दूर हम जाते हैं तो वहाँ पे डिस्ट्रक्शन कम होता है, कम उसका हमें इफ़ेक्ट पता चलता है। अ स्केल टू मेज़र द स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी of shock waves produced by an earthquake was designed by a Richter। अब ये जो स्केल है इंटेंसिटी, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेज़र करने का जो स्केल है वो किन्होंने बनाया था? तो किन्होंने वो डिज़ाइन किया था? ए रिक्टर ने। द रिक्टर स्केल, जिसको कि हम रिक्टर स्केल भी बोल सकते हैं, इज़ मेजर्ड इन स्टेप्स फ्रॉम 1 अपवर्ड। Each successive unit is 10 times more powerful than the one before. Little damage is done by an earthquake below 4. An earthquake of 7, however, would cause widespread disaster. अब इसमें क्या, अब जो रिक्टर स्केल का जो मेज़रमेंट है, अगर 4 से कम अगर हमारा मेज़रमेंट आ रहा है, दैट मीन्स वहाँ पे कम असर हुआ है अर्थक्वेक का। और अगर 4 से ज़्यादा है, 5 है, 6 है, 7 है, दैट मीन्स वहाँ पे अर्थक्वेक का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है और वहाँ पे बहुत लॉस हुआ है लोगों को। ठीक है। और अगर 4 से कम है यानी कि हल्का फुल्का है, उतना नुकसान नहीं हुआ है। अब व्हाट हैपन्स बिफोर एंड आफ्टर एन अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक के पहले और बाद में उसका क्या इफेक्ट है? Foreshocks are smaller earthquakes that are followed by larger one in the same place। अब क्या होता है फोरशॉक? क्या होता है, पहले तो छोटे छोटे, अगर अगर आपको फ्रीक्वेंटली स्मॉल स्मॉल अगर आपको फील हो रहा है, अर्थक्वेक के झटके महसूस हो रहे हैं, छोटे छोटे हो रहे हैं, तो आप समझ जाइए दैट मीन्स अब कुछ बड़ा होने वाला है, समथिंग कुछ बड़ा होने वाला है ना। फॉलोड बाय लार्जर वन एट द सेम प्लेस, कुछ बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है, इजंट इट? द लार्जेस्ट अर्थक्वेक इज नोन एज मेन शॉक। अब जो लार्जेस्ट अर्थक्वेक है उसे हम क्या बोलते हैं? मेन शॉक। और मेन शॉक आने से पहले जो छोटे छोटे हमें झटके फील होंगे उसको हम बोलेंगे फोर शॉक। Aftershocks are smaller earthquakes that always follow the main earthquake। और उसके मेन अर्थक्वेक के बाद भी एकदम हल्के फुल्के झटके महसूस किए जा सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द earthquake, aftershocks may continue to occur for weeks, months or even years। अब क्या है, आफ्टर शॉक्स जो होते हैं वो कभी कभी हमें महसूस होते ही रहते हैं, वीक्स में, वीकली महसूस होते हैं, मंथ्स में या इवन ईयर्स तक हमको छोटे छोटे झटके महसूस होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज मैं बस आपको इतना ही एक्सप्लेन करूँगी और मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वॉल्केनोज़ के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। तो अगर आप लोग ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी वो वॉल्केनोज़ का होगा। ठीक है, तो उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।